अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है कार्य सामर्थ्य एवं ऊर्जा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी, ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और खासकर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहां पे डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है कार्य, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और कार्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क। तो चलिए देखते हैं आखिर कार्य होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये जो आपकी फर्स्ट लाइन लिखी है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल, बल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ विस्थापन, विस्थापन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहां पे विस्थापन के बारे में बता देता हूं। आपको विस्थापन के बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर विस्थापन की डेफिनेशन बता देता हूं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन एक सदिश राशि होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि विस्थापन एक कैसी राशि होती है? तो विस्थापन एक सदिश राशि होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं, सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए एक स्पेशल ट्रिक वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अगर एक बार आप उस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप सदिश और अदिश राशियों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, जो विस्थापन है ना, ये सदिश राशि होती है। और यहां से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? विस्थापन का SI मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विस्थापन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर विस्थापन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो यहां पे लिखा हुआ था कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे होंगे, यहां पे लिखा है कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, या करके यहां पे लिखा है साइड में W बराबर F इंटू S। अब देखिए यहां पे फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला यहां पे है कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए कार्य को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्य को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। तो इसीलिए इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए बल लिखा हुआ है,
बल को इंग्लिश में हम फोर्स बोलते हैं, तो बल को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू यहां पे फिर आपका हो जाएगा बल की दिशा में विस्थापन। तो देखिए विस्थापन को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू S, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जब मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F इंटू S। W यहां पे क्या है, W यहां पे वर्क है, F यहां पे फोर्स है और S यहां पे विस्थापन है यानी डिस्प्लेसमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कार्य वाला आपका यहां पे इतना दिया हुआ है फॉर्मूले तक अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब चलिए आगे देखते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहां पे एक फिगर बना हुआ है, फिर इसी फिगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है, यदि F बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में ना चलकर उससे थीटा कोण बनाती हुई S दूरी तय करती है, तब W इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, F इंटू S इंटू कॉस थीटा हो जाता है। ये यहां पे लिखा है। तो चलिए ये मैं आपको फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाता हूं डिटेल में। तो देखिए सबसे पहली लाइन यहां पे क्या लिखी है, यदि F बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में ना चलकर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहां पे आपका एक फिगर बना हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पे ये क्या है, ये एक वस्तु है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये यहां पे वस्तु है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है, वस्तु है। मैं यहां पे लिख देता हूं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, यदि F बल लगाने पर, तो देखिए ये वस्तु है और इसके ऊपर यहां पे क्या लग रहा है, एक F बल लग रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यदि F बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में ना चलकर उससे थीटा कोण बनाती हुई S दूरी तय करती है। तो देखिए यहां पे वस्तु है, इसके ऊपर F बल लगाया जा रहा है, लेकिन वस्तु बल की दिशा में ना चलकर उससे यहां पे थीटा कोण बनाती हुई, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, थीटा कोण बनाती हुई S दूरी तय करती है। ये वाली डिस्टेंस देखिए ना, यहां पे S दूरी तय करती है, तब W इज इक्वल टू यानी वर्क आपका क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F इंटू S इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F इंटू S इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो गया। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 0, यानी वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात यदि विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो तो कोई कार्य नहीं होता है। ये यहां पे लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं क्यों यहां पे W, यहां पे वर्क, यहां पे 0 हुआ है। देखिए यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है, यहां पे दिया है, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ये यहां पे दिया है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा, इसी का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां पे देखिए थीटा की वैल्यू क्या दी है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, इसी फॉर्मूले में रखते हैं। तो W इज इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह आपका कॉस 90 डिग्री आ जाएगा ना, यही तो आएगा, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो F इंटू S, ये तो ऐसे ही रहेगा, और फिर इसके बाद इंटू में यहाँ पे cos 90 है, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती, cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो F इंटू S इंटू आपका 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। W इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। तो आई होप समझ गए होंगे आप। तो यही इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
तो W इज इक्वल टू 0, अर्थात यदि विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो तो कोई कार्य नहीं होता। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो तो कार्य होगा। तो आपको ध्यान रखना है, कोई कार्य नहीं होगा। क्वेश्चन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया, आपसे पूछा जा सकता है यदि विस्थापन बल की लंबवत दिशा में हो तो कार्य होगा, तो कोई कार्य नहीं होता है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहां पे क्या लिखा है। आगे यहां पे लिखा है, यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है, आपको ध्यान रखना है, यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है तब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, यदि विस्थापन बल की दिशा में होता है तब थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री होती है। यह आपको ध्यान रखना है। या फिर cos 0 डिग्री इज इक्वल टू आपका क्या होता है? 1 होता है। अतः W इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? F इंटू एस हो जाएगा। ये कैसे आया? चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे लिखा क्या है, यदि विस्थापन बल की दिशा में हो तब थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री ना। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला हमारा वही होगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला होगा। और यहां पे थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू 0 है ना। थीटा की वैल्यू हमें यहां पे 0 दी गई है, तो चलिए रखते हैं यहां पे। तो देखिए F इंटू एस तो ऐसे ही रहेगा, इंटू कॉस थीटा की जगह कॉस यहां पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। कॉस 0 डिग्री यहां पे हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो F इंटू एस और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। तो सॉल्व करने पर W इज इक्वल टू हमें F इंटू एस यही तो मिलेगा ना। तो यही तो हमारा यहां पे आया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये W इज इक्वल टू F इंटू एस, यही तो आया ना। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है? इसके बाद आगे लिखा है कि इस स्थिति में कार्य अधिकतम होता है, यानी इस सिचुएशन में जो वर्ग होता है वो हाईएस्ट होता है, अधिकतम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे लिखा है, और जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। अब यहां पे क्या आ गया? यहां पे ये कंडीशन आ गई कि जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तब थीटा की वैल्यू क्या होती है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यह आपको ध्यान रखना है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, यह आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। W इज इक्वल टू हमें मिलेगा -F इंटू एस। कैसे आया? चलिए ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू जो हमें दी गई है यहां पे 180 डिग्री दी गई है। फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे। तो थीटा की वैल्यू हमें 180 डिग्री दी गई है। कंडीशन क्या है कि जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, कंडीशन हमारी ये यहां पे है। तो यहां पे इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए F इंटू एस, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, और कॉस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू कितनी दी है? 180 ना। तो क्या हो जाएगा? कॉस 180 डिग्री, ये आपका हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। तो देखिए F इंटू एस, ये तो ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद इंटू यहां पे cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। ठीक है, क्या होती है? -1 होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को ट्राइग्नोमेट्री का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया है और सभी वैल्यूज मैंने आपको निकालना ऑलरेडी बताया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स को वैल्यू निकालनी नहीं आती है, जैसे यहाँ पे cos 180 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी हो, नहीं आती आपको, तो आप चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको आ जाएगा। तो देखिए cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा? W इज इक्वल टू हमें यहां पे मिल जाएगा, देखिए F इंटू एस है और -1 है, तो क्या मिल जाएगा? W इज इक्वल टू हमें यहां पे मिल जाएगा -FS। यही तो मिलेगा ना, क्योंकि यहां पे -1 आया है, तो जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा माइनस में तो आएगा। W इज इक्वल टू -F इंटू एस, ये आपका यहां पे आ जाएगा ना। आई होप आप यहां पे समझ गए होंगे कि कैसे यहां पे आपका आया W इज इक्वल टू -F इंटू एस। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको यहां पे डिटेल में बता दिया। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है, अतः इस स्थिति में कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है।
जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आया, W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस आया, तो इस स्थिति में क्या होगा, कार्य ऋणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा स्थिति क्या थी यहाँ पे कि जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, या फिर मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया, सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे देखिए क्या मिला, W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस आया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में पहले ही सॉल्व करके बता दिया। तो इस कंडीशन में जो यहाँ पे वर्क होगा, वो कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना है और फॉर्मूला आपको ये लर्न होना जरूरी है। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या आया है कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। ये आपको लर्न कर लेना है। उसके अलावा ये दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे एक आया हुआ था, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं आगे यहाँ पे क्या दिया है। आगे यहां पे लिखा है कि सारणी में थीटा पर कार्य की निर्भरता की कुछ स्थितियां दर्शाई गई हैं। तो आपको यहां पे एक टेबल दिख रही होगी, ये टेबल आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए ये टेबल मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहले यहां पे स्थितियां दी गई हैं, कंडीशंस यहां पे दी गई हैं। फिर यहां पे थीटा क्या है, बल तथा विस्थापन के बीच का कोण, ये यहां पे लिखा हुआ है। और W यहां पे क्या है, कार्य है, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहली कंडीशन यहां पे क्या दी है। तो सबसे पहली कंडीशन यहां पे लिखी है, जब F तथा S की दिशा समान हो। F से हमारा मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स यानी बल, और S से हमारा मतलब यहां पे विस्थापन से है। यानी जब बल तथा विस्थापन की दिशा क्या हो, जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो तब थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। और कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो W बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया। W इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, ये होता है ना, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि जब F तथा S की दिशा समान हो, यानी जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। तो वर्क क्या हो जाएगा, तो W इज इक्वल टू आपका यहाँ पे F इंटू एस इंटू कॉस थीटा होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए F इंटू एस और कॉस थीटा की जगह देखिए थीटा की वैल्यू 0, यानी कॉस 0 आपका हो जाएगा ना, यही तो होगा, cos 0 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, W इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिल जाएगा देखिए F इंटू एस, यही तो मिलेगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो देखिए F इंटू एस इंटू अगर आप 1 करेंगे तो आपको यही तो मिलेगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस ही तो आपको मिलेगा, 1 से तो कोई फर्क यहाँ पे पड़ने वाला नहीं है। यानी जो कार्य यहाँ पे हो रहा है W इज इक्वल टू F इंटू एस हमें मिला, जो कार्य है यहाँ पे धनात्मक कार्य हो रहा है। देख सकते यहाँ पे लिखा भी हुआ है सॉल्व करने पर, W इज इक्वल टू एफ एस cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपका क्या आएगा, एफ ही आएगा यहाँ पे, और प्लस में आएगा, धनात्मक कार्य हो रहा है। तो आई होप यहाँ पे पहली कंडीशन आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि जब F तथा S परस्पर विपरीत दिशा में हो, ठीक है, अपोजिट हो, ये यहां पे दिया है अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्या लिखा है, जब F यानी F से हमारा मतलब फोर्स यानी बल हो जाएगा, और S से हमारा मतलब विस्थापन हो जाएगा। यानी जब बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू आप लोगों की यहां पे हो जाती है 180 डिग्री। ये आपको यहां पे ध्यान रखना है। तब यहां पे वर्क क्या हो जाएगा, तो वर्क निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, यही तो फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसी में रख देते हैं वैल्यू को। क्या था यहाँ पे कंडीशन है कि जब F तथा S यानी जब बल तथा विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में हो तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाती है। थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 180 डिग्री। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो कॉस आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यही तो होगा ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो
देखिए F इंटू एस, ये तो ऐसे ही रहेगा cos 180 डिग्री 180 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है -1, क्या होती है, F इंटू एस इंटू आपका यहां पे -1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल टू हमें यहां पे क्या मिलेगा, देखिए F इंटू एस और इंटू -1 है, तो जब यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो हमारा -FS आएगा, यानी कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि W इज इक्वल टू हमें यहां पे क्या मिल रहा है, -FS मिल रहा है, यानी कार्य जो है वो ऋणात्मक है। देखिए यहां पे लिखा भी हुआ है W इज इक्वल टू FS cos 180 डिग्री, सॉल्व करने पर -FS आया, ऋणात्मक कार्य ना। तो आई होप आप ये समझ पाए होंगे, मैंने आपको डिटेल में यहां पे समझा दिया। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड कंडीशन यहां पे क्या दी है, जो कि लास्ट यहां पे है, लिखा है कि जब F तथा S के बीच का कोण 90 डिग्री हो, यानी जब बल तथा विस्थापन के बीच का एंगल कोण जो आपका हो क्या हो, 90 डिग्री हो। तो देखिए एंगल यहां पे पहले ही 90 डिग्री बता दिया गया, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, 90 डिग्री ही होगी ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे वर्क हमें क्या मिलेगा यहां पे, तो देखिए W इज इक्वल टू फॉर्मूला वही आपका लगेगा F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, इसी फॉर्मूले का हम यहां पे यूज करेंगे ना। तो देखिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री दी गई है, तो देखिए F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90, तो क्या हो जाएगा cos 90 आपको यहां पे मिलेगा ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है तो रखेंगे तो यहां पे cos 90 हो जाएगा। तो देखिए F इंटू एस, ये तो ऐसे ही रहेगा, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो F इंटू एस इंटू 0, सॉल्व करने पर W इज इक्वल टू आपको यहां पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि F इंटू एस मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 में तो 0 ही तो मिलेगा। तो यहां पे वर्क क्या होगा, कोई वर्क नहीं होगा, यहां पे जो कार्य होगा वो शून्य होगा, ध्यान रखिएगा। W इज इक्वल टू हमें 0 मिलेगा, यानी कोई कार्य नहीं होगा, शून्य कार्य, जैसा कि आप लोग यहां पे देख भी पा रहे होंगे। W इज इक्वल टू FS cos 90 डिग्री, सॉल्व करने पर 0 आया हुआ है ना, यहां पे मैंने आपको सॉल्व करके भी दिखा दिया है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जब F तथा S, यानी जब बल तथा विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तो देखिए 90 डिग्री तो होगा ही, एंगल जो होगा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, और यहां पे W इज इक्वल टू FS cos 90 डिग्री, सॉल्व करने पर 0 यहां पे आया, कोई कार्य नहीं होगा, शून्य कार्य, ठीक है। तो आई होप आप इन तीनों कंडीशंस को अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने आपको काफी डिटेल में बताया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपको यह पता होना जरूरी है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि जब F तथा S की दिशा समान हो, यानी जब बल तथा विस्थापन की दिशा समान हो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपको पता होनी जरूरी है। मैंने आपको सभी डिटेल में यहां पे बता दिया, इस टेबल को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बड़े आसानी से सभी क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे जब आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहां पे एक नोट पॉइंट लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है, नोट पॉइंट्स करके एक लिखा हुआ है कि यहां कार्य W बल F द्वारा विस्थापन S के दौरान संपादित हो रहा है, ये यहां पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, क्या लिखा है कि यहां कार्य W बल F द्वारा विस्थापन S के दौरान संपादित हो रहा है, ये यहां पे लिखा हुआ है। तो यहां से आपका कोई खास क्वेश्चन बनेगा नहीं, आपको ध्यान रखना है कि ये टेबल आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है, टेबल पढ़ लेनी है, और जितने फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं वो पढ़ लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा यहां पे क्या दिया है, नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे, तो यहां पे लिखा हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, वृत्ताकार गति में कार्य, ठीक है, क्या लिखा है, वृत्ताकार गति में कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पे लिखा क्या है। यहां पे लिखा है कि यदि कोई वस्तु किसी वृत्त के अनुदिश वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो इस स्थिति में बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है, यदि कोई वस्तु किसी वृत्त के अनुदिश वृत्ताकार मार्ग पर चलती है, तो इस स्थिति में बल की दिशा, यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, वो सदैव कहां पे होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और गति की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, जो बल की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। अतः इस प्रकार की गति में
कोई कार्य नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी यहां पे कि इस प्रकार की गति में कोई कार्य नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो देखिए वृत्ताकार गति में कार्य टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, वृत्ताकार गति में कार्य, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो अभी के लिए बस आप इतना पढ़ लीजिए, यदि कोई वस्तु किसी वृत्त के अनुदिश वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो इस स्थिति में बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है और गति की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है जो बल की दिशा के लंबवत होती है। अतः इस प्रकार की गति में कोई कार्य नहीं होता। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की गति में कोई कार्य नहीं होता, कोई वर्क नहीं होता, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो मैं आपको सॉल्व करवा ही दूंगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है कार्य के मात्रक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं और कई क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो क्या लिखा है, कार्य के मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट्स ऑफ वर्क। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है कि कार्य एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सदिश और अदिश राशियों को याद करने के लिए एक ट्रिक वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, आपको सभी सदिश और अदिश राशियां याद हो जाएंगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या लिखा है कि कार्य एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, इसके मात्रक निम्न प्रकार है। तो देखिए सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, सबसे पहले एमकेएस पद्धति में, ठीक है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ये सब टॉपिक मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है जब मैंने आपको फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, मापन वाला यानी मेजरमेंट वाला। तो वहां पे मैंने आपको सभी टॉपिक डिटेल में पढ़ाए हुए थे कि एमकेएस पद्धति ये क्या होता है, सीजीएस पद्धति क्या होती है, एफपीएस पद्धति क्या होती है, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। नहीं पढ़ा है तो मापन वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि एमकेएस पद्धति क्या होती है, सीजीएस पद्धति क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे, एमकेएस पद्धति में न्यूटन मीटर, ये किसका मात्रक होता है, कार्य का। ध्यान रखिएगा, कार्य के मात्रक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है। आपको ध्यान रखना, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन में आपको जूल ही लिखा हुआ मिलेगा, तो अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या दिया, सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक 2.5 सेंटीमीटर या अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है और ऑप्शन में आपको अर्ग दिया हुआ था। क्या दिया था, अर्ग वाला, ये आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो एक बार पहले ही ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो दोबारा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद कर लीजिएगा, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक 2.5 सेंटीमीटर या फिर अर्ग होता है। जो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, ध्यान रखिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है कि 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग।
क्या होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे सीधे सीधे पूछ दिया जाएगा कि 1 जूल बराबर होता है और आपको ABCD करके 4 ऑप्शन ऐसे दे दिए जाएंगे जिसमें आपका ये भी रहेगा 10⁻⁷ अर्ग वाला। तो अच्छे से लर्न कर लीजिए कि 1 जूल बराबर क्या होता है 10⁻⁷ अर्ग होता है, याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि कार्य के अन्य वैकल्पिक मात्रक। अब यहां पे वैकल्पिक मात्रक दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे मल्टीपल यूनिट्स यहां पे दी गई हैं कि कार्य के अनवैकल्पिक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम EV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कार्य के अनवैकल्पिक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी तथा किलोवाट घंटा होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि कार्य के अनवैकल्पिक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलोरी तथा किलोवाट घंटा होते हैं। ये सब मल्टीपल यूनिट्स हैं, यानी ये आपके वैकल्पिक मात्रक है, ध्यान रखिएगा। मेन जो आपका है यहां पे ऊपर मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए कुछ रिलेशन और यहां पे दिए गए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो आपको ध्यान रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे एक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन दिया है कि 1 कैलोरी बराबर क्या होता है। आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। तो 1 कैलोरी बराबर आपका होता है 4.186 जूल, ठीक है। क्या होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.186 जूल, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपका दिया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो आपका दिया 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये आपका यहां पे दिया हुआ है। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं थ्योरी पार्ट के बीच में से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको थ्योरी यहां पे डिटेल में पढ़ा रहा हूं और ये भी बता दे रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केवल वो क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लेते, पढ़ लेते, थ्योरी नहीं पढ़ते अच्छे से। तो जितना पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए ये वाला आपका पूछा गया था आपके एंट्रेंस एग्जाम में कि 1 किलोवाट घंटा का मान है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे, जिसमें आपका ये भी था 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ये होता है। ध्यान रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये सॉल्व करके भी बता दूंगा, ठीक है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कैसे आपका 3.6 × 10⁻⁶ जूल आता है, ये मैं आपको सॉल्व करके भी बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कार्य के मात्रक, ये जो टॉपिक आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चंस यहां से बन सकते थे मैंने आपको सभी बता दिए। अगर पूछा जाएगा तो इतने में से ही पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अच्छे से इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे देखते क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक यहां पे दिया है ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं एनर्जी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा आखिर होती क्या है, यहां पे लिखा क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां से आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में। आपसे पूछा गया था कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो 2017 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, यह आप सबको पता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। चूंकि कार्य ऊर्जा के स्थानांतरण से होता है, अतः जितना कार्य होता है वही स्थानांतरित ऊर्जा का मान होता है। अतः इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक
क्या होता है, जूल होता है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है ना। अतः इसका मात्रक जूल होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऊर्जा इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, आपसे मात्रक पूछा जा सकता है और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, जो कि ऑलरेडी एक बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप, यहाँ पे दिए गए हैं। क्या दिया है, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, यहाँ पे लिखा है वह ऊर्जा जो किसी वस्तु द्वारा यांत्रिक कार्य करने में उपयोग की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए कि वह ऊर्जा जो किसी वस्तु द्वारा यांत्रिक कार्य करने में उपयोग की जाती है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा है कि जिस ऊर्जा के कारण किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। जाहिर सी बात है कि जिस ऊर्जा के कारण हम किसी वस्तु के गर्म होने का आभास हमें होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, जिस ऊर्जा के कारण किसी वस्तु के गर्म होने का आभास होता है, ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। तो ये आपके यहाँ पे हो गई ऊष्मीय ऊर्जा। फिर इसके बाद क्या लिखा है, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा ये क्या होती है, यहाँ पे लिखा है कि किसी रासायनिक यौगिक की ऊर्जा तथा उस रासायनिक यौगिक की रचना करने वाले तत्वों की ऊर्जा में अंतर को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा लिखा हुआ है। तो जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जिस ऊर्जा के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो ऊर्जा क्या कहलाती है, तो प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा ये क्या होती है, तो यहाँ पे लिखा है कि जिस ऊर्जा के कारण व्यक्ति को सुनने का आभास होता है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ये तो आप सबको पता है कि जिस ऊर्जा के कारण व्यक्ति को सुनने का आभास होता है उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर लास्ट में यहाँ पे लिखा है नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नाभिकीय ऊर्जा ये क्या होती है, तो देखिए यूरेनियम, रेडियम, थोरियम आदि तत्वों के नाभिकों में मूल कणों की विशेष अवस्था के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई नाभिकीय ऊर्जा। तो यहाँ पे ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप दिए गए थे, तो ये भी मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स यहाँ पे डिटेल में पढ़ा दिए हैं, लेकिन अभी भी इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, मैं कल की वीडियो में इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। देखिए इस चैप्टर से आपके एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछे आते हैं और मात्रक आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे आपका टॉपिक था कार्य के मात्रक, यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। तो चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना आज मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको कंप्लीटली फिनिश करवा दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी भी आपका चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, मैं जल्द से जल्द इस चैप्टर को फिनिश करवा दूंगा। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।